जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, आज भारतीय संविधान का जो ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का चौथा भाग होगा और इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आप वहां देखिए। और बिल्कुल ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर है और एनसीईआरटी से लिया गया है। और दोस्तों वहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ बहुत सारा चीज़ है, आप वहाँ से भी देखिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है यह किस प्रकार की है? तो यह है संसदात्मक शासन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दोस्तों, ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि 3 तरह के चीज़ आपको देखने को मिलेगा: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ये 3 चीज़ आप यहाँ सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, विधि बनाना। कार्यपालिका का काम होता है लागू करना। विधायिका का बनाना, कार्यपालिका लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य है कि यदि कार्यपालिका कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो उसको नियंत्रण करना। तो विधायिका बनाएगा, कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसे लागू करेगा। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो यदि ये दोनों कुछ गलत कर रहा है तो उस पर नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसमें आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन के भी संसदीय शासन प्रणाली है, इन दोनों के बीच अंतर आखिर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। दोस्तों, यदि न्यायिक समीक्षा की बात करें तो ये भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है और भारत में है, और ये न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है। यही दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय दिया है, यह किससे निर्धारित है? भारत का जो संविधान है परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्ति का वितरण है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है भारतीय संविधान के मूल्य। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या है। तो यहाँ है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। दोस्तों, इसे सिर्फ आप ध्यान से सुनिए। यदि आपसे इस तरह का प्रश्न कहीं पूछा जाएगा तो आपको वहाँ ये ऑप्शन पर याद आ ही जाएगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है आत्मा और प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन यहाँ है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में भारत में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, पंडित बिशन नारायण धार की अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था। अगला है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान का जो गायन है उसका मानक समय है 52 सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया है?
भारतीय संविधान में जो जटिलता देखा गया है, इसी के कारण भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग। तो आप इसे याद रखिएगा कि वकीलों का स्वर्ग किस देश के संविधान को कहा गया? तो भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ये किनका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला होने के बावजूद इन दोनों के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो ये केसी व्हीआर का है। केसी व्हीआर। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीआर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान जो इतना बड़ा है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान वो है अमेरिका का। और आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वहाँ का संविधान देखिए कितना छोटा है। उतना ही छोटा सा संविधान में पूरा वो अपने देश को, दुनिया को संजो के रखा हुआ है और पूरा चल रहा है। वहाँ देखिए किस तरह शासन व्यवस्था। और भारतीय संविधान वृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ और राज्य, संघ का भी अलग संविधान और राज्य का भी अलग संविधान। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, अलग नहीं दोस्तों, यहाँ सॉरी, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, यानी दोनों का एक ही संविधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय, यहाँ दोस्तों फिर से आप लोग समझ लीजिए कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान मतलब भारत में जो है संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। ये कहने का मतलब अलग अलग नहीं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बस आप इसको याद रखिए, ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का है। तो इनका कहना है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। जो अल्पसंख्यक है कि यदि कोई भी जाति है, उनका मान लीजिए कि कोई भी धर्म है, उनका 10% से कम जनसंख्या है तो वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो वो सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, उसका जो रहन सहन है उसके आधार पर, भाषा के आधार पर भी यदि 10% से कम है तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो केसी व्हीआर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जो राजनीतिक सत्ता है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है जनता। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान कितनी भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किनका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। चलिए नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों यहाँ फिर से सुनिए कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया। संघात्मकता जो है एक ढांचा है उसमें नहीं ढाला गया। ये कथन किनका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को मज़ा तब आता है जब वो नया क्वेश्चन सीखता है, और ये सब क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये कथन किनका है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति।
और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये नाम मात्र से राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? वयस्क मताधिकार जो है इसे 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ये कही थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल है, नेलम्बो न्यूसीफेरा, याद रख ले, वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पावो क्रिस्टस, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां हैं? यहाँ देखिए दोस्तों, स्पोक्स लिखा हुआ है। तो स्पोक्स जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि उसके चक्का में जो ऐसे लगा रहता है, ये स्पोक्स है। इसे आड़ियाँ, कहीं कहीं आपको मिलेगा आड़ियाँ, कितने आड़ियाँ हैं? तो ये 24 है, इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट है दोस्तों, SR बोम्माई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। दोस्तों यहाँ फिर से आप समझिए कि कह रहा है कि SR बोम्माई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। यानी दोस्तों यहाँ से आपको तो देखिए कैसे तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि SR बोम्माई बनाम भारत संघवाद कब हुआ था? तो 1994 में। इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देता हूँ, आगे मैं फिर लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए अगला पार्ट। और दोस्तों इसी तरह मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सभी सब्जेक्ट को कवर कराऊँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये NCERT का सीरीज आप लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा सभी एग्जाम में। और दोस्तों आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छा लग रहा है या कोई भी नया प्रश्न सीखने को मिल रहा है तो आप निश्चित दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच फैल सके, और मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा इसी तरह से अच्छा जो क्वेश्चन का सीरीज है मैं लेकर आऊँगा। चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।